सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 17 आगे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र बसु की पौत्री सुष्मिता लेखिका यानी महादेवी वर्मा से एक प्रार्थना करती हैं कि क्या वो एक हिरण के बच्चे को पालेंगी। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने कई साल पहले निश्चय किया था कि अब मैं हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन वो उस कोमल प्राण जीव को देखकर अपने उस नियम को तोड़ देती हैं और उस हिरण को पालने का निश्चय करती हैं। उस हिरण के साथ ही उन्हें अपने द्वारा रखी गई सोना हिरनी की याद आती है और उसके बारे में वो बताना शुरू करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं उससे आगे का पाठ। सोना। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहां गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे कमरे में पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक के कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना, कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती, कोई बालों में कंघी करती, कोई साड़ी बदलती, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम जुड़ जाता, यानी जो भी वो काम करती होती उसमें एक उनका नया काम जुड़ जाता। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मैस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी डूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। यानी जब लेखिका खाना खाने बैठती तो सोना फटाफट से उसी समय उनके पास आ जाती थी और थोड़े से चावल और रोटी का टुकड़ा ही वह उनसे खाती थी। सोना को जो है कच्ची सब्जी अधिक पसंद थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती है। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने से या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को यह भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई भी संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी के छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। अनिर्वचनीय यानी जिसके बारे में कहा ना जा सके, यानी वो ऐसे एक्टिंग करती, उसका जो मुंह था वो बिल्कुल देखने वाला होता था और उसको देखकर हंसी आने लगती थी।
यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी की स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। सभीत यानी जैसे डर के कारण। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। यानी लेखिका ने जो और जानवर पाले हुए थे, जिसमें बिल्ली थी उसका नाम गोधुली था, 2 कुत्ते थे हेमंत और वसंत, एक कुत्ती थी जिसका नाम फ्लोरा था। सब वो जो है इस नए मेहमान को देखकर जैसे नाराज हो गए हों। परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। सख्य यानी दोस्ती बना लेना। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौंकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ने लगते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर हिरन शावक से सोना हिरनी में परिवर्तित होने लगी। यानी पूरे 1 साल का समय हो चुका था सोना को आए हुए, और अब वो हिरन के बच्चे से एक पूर्ण रूपेण सोना हिरनी के रूप में बदल चुकी थी। उसके शरीर के रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे थे। ताम्रवर्णी यानी तांबे के जैसा रंग। टांगे अधिक सुडौल यानी मजबूत हो गई थी। खुरों के कालेपन में चमक आ गई थी। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई थी। ग्रीवा यानी उसकी गर्दन जो है वो अधिक बंकिम और लचीली। बंकिम होता है मतलब तीखी, तिरछी। पीठ के भराव वाला उभार उतार चढ़ाव में संदिग्धता दिखाई देने लगती, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसे लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। स्फुरण होता है यानी बिजली का कंपन होना। यानी उसकी आंखें ऐसी सुंदर थी, जो उसकी आंखों के नीचे काले कोर थे वो ऐसे लगता था कि काजल से रेखा खींच दी गई हो, और आंखें को जो नीले गोले थे वो ऐसे लगते थे जैसे मान लो नीलम के बल्ब हों जिसमें बिजली का संचारण हो रहा हो। संभवतः अब उसमें वन तथा स्वजाति का समृद्धि संसार जानने लगा था। स्वजाति यानी अपनी जाति के। प्राय सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। वासंती हवा बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। मार्मिक यानी हृदय को छूने वाली। यानी अब वो जो है अकेलेपन को महसूस करने लगी थी और ऐसे लगता था कि जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं होता था। अब उसकी प्रतीक्षा के क्षण कुछ और अधिक हो जाते थे। यानी अब वो जो है अपनी जाति के हिरणों या अपनी जाति को जो है जाति के कारण अकेला महसूस कर रही थी, और उसका जो खेल था वो अब पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि उसके इंतजार की घड़ियां ही जो है वो अधिक हो चुकी थी। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया, और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। यानी जब उसे पता चला कि फ्लोरा ने जो है बच्चे जन्म दिए हैं, पहले तो अपनी सहेली को ऐसे आश्चर्य से देखती रही कि ये क्या हो गया है। उसकी आंखों में बिल्कुल हैरानी भरी हुई थी। वो उसको हैरानी भरकर यानी उसके पास इतने छोटे छोटे जीवों को देखकर हैरान हो गई।
एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखें बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। यानी फ्लोरा जो है वो बाहर घूमने चली गई थी और जो सोना है वो उन बच्चों के पास जाकर बैठ जाती है और वो जो पिल्ले थे वो आंखें बंद होने के कारण सोना के पेट से दूध पीने की कोशिश कर रहे थे। तब से सोना के नित्य का कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। यानी फ्लोरा जो है वो अपने बच्चों के पास किसी को नहीं आने देती थी, लेकिन सोना पर उसे इतना विश्वास था कि वो उसको उनके पास छोड़कर कहीं भी घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। यानी वो जान गई थी कि सोना का स्वभाव जो है वो प्यार भरा है और जो कभी भी जीवों को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि की उपलब्धि में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर पर आर पार चौकड़ी भरती रही। कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंद उत्सव पुराना पड़ गया, तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर से लौट आई। यानी थोड़े समय तो वो उन बच्चों के साथ व्यस्त रही, लेकिन धीरे धीरे दोबारा से वो फिर अपनी प्रतीक्षा की घड़ियों में खो गई। यानी फिर से वो किसी का जैसे इंतजार करने लगी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। यानी लेखिका कहती हैं कि उसी साल गर्मियों में मुझे बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। यानी लेखिका कहती हैं कि मैं इतने सारे जीवों को पालती हूँ तो इसलिए वे प्रवास यानी बाहर मैं कम ही जाती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप, नौकर आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। लेखिका कहती हैं कि जब मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रही थी तो भक्तिन और नौकर अनुरूप मेरे साथ गए। साथ ही मैंने फ्लोरा को भी अपने साथ ले लिया क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो गए थे। नैमित्तिक यानी नियम से किए जाने वाले हर रोज जो वो क्रियाकलाप करती थी वो भी बंद हो गए थे क्योंकि छात्रावास बंद था। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदो उल्लास के लिए भी अवकाश कम था। यानी लेखिका भी चली गई, छात्रावास भी बंद था, तो उसका जो आनंद उल्लास था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत, वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। यानी जब लेखिका वापस घर आती हैं तो वो देखते हैं कि सारे जो जानवर हैं वो उसको स्वागत के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन लेखिका की नजरें जो हैं वो सोना को ढूंढ रही हैं। लेखिका सोचती है कि वो क्यों नहीं आई, क्यों उसने मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाई, सोना कहाँ है। पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। यानी सोना अब नहीं रही। यह खबर जो है वो आते ही लेखिका को नहीं देना चाहते थे, लेकिन माली जो है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया और उससे बिना बोले नहीं रहा गया। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी।
इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। बाहुल्य यानी अधिक। जैसे जो जानवरों को मार कर खा जाते हैं, तो लेखिका कहती है कि पालने वाले तो कम होते हैं, परंतु उसको खाद्य पदार्थ समझकर खाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस तबता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। यानी वो जो है पूरे अपनी जोर से जो है उछलती है और बहुत ऊंचाई तक उछल जाती है और मुंह के बल वापिस आकर धरती पर गिरती है, जिससे उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। यानी गिरते ही जो है सोना की मृत्यु हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो जो उसकी उछाल थी वो अंतिम उछाल थी। उस समय सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। यानी जन संकुलता यानी जो अपनी जाति से दूर रहकर मनुष्यों के पास पली और इस प्रकार जो है सोना की करुण यानी दया से भरी हुई कहानी का अंत हो गया। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से हिरन ही पालना पड़ रहा है। यानी जब डॉक्टर साहब की पोतरी उन्हें हिरन पालने के लिए कहती है, तो लेखिका जो है अपनी सोना हिरनी की यादों में खो जाती है और वो बताती है कि सोना देखने में कितनी सुंदर थी, किस प्रकार उसके नाम रखे गए थे, उसके रंग रूप के आधार पर किस प्रकार के वह क्रियाकलाप कर कर छात्रावास में सभी का मन लगाए रखती थी और किस प्रकार उसकी मृत्यु ने जो है सभी को दुखी कर दिया था। तो इस पाठ में हमने सोना के बारे में जाना। आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।